सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, जब से आप लोगों ने परंपरागत खेती के साथ साथ वैज्ञानिक विधि से कृषि को करना शुरू किया है, हमारे देश के कृषि उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक भी नित्य नए नए शोध करते रहते हैं और ये तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, ये जानने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। पशु उत्पादन बढ़ोतरी के लिए नए प्रजनन केंद्रों की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार। प्रसंस्कृत जैविक खाद्य पदार्थों से प्रतिबंध हटेगा, निर्यात मानकों का खाका तैयार। शुकर मांस के नगेट्स बने विस्तृत बाजार की संभावना और देश में कुपोषण और भूखमरी की दशा सुधरी, किसान और सरकार के महत्वपूर्ण प्रयास। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। दूध दही की नदियों वाले इस देश में एक बार फिर भरपूर दुग्ध उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ोतरी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। प्रस्तुत है दुग्ध पालकों के लिए ये मनभावन रिपोर्ट। गांव हो या शहर, आज देश में पशुपालन विस्तार ले रहा है। इसका सीधा असर डेयरी व्यवसाय पर पड़ता है। अतः ये जरूरी हो जाता है कि दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार किया जाए। इस मुद्दे को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत में एक प्रजनन इकाई स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र के नाम से स्थापित होने वाली ये इकाई क्षेत्र विशेष के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगी, जिसे भविष्य में और भी विस्तार दिया जाएगा। भरपूर उत्पादन ले लेना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसे बर्बादी से बचाना भी जरूरी है। इस दिशा में प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण विधा है। सरकार द्वारा इसके निर्यात की दिशा में किसान हितकारी कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। भरपूर कृषि उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता रहा है, मगर अब किसानों को जैविक खेती की उपयोगिता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रसंस्कृत जैविक पदार्थों की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही है। इसको देखते हुए जैविक खाद्य पदार्थों के निर्यात से प्रतिबंध हटाने के लिए खाका तैयार किया जा चुका है। चूंकि देश में जैविक खाद्य पदार्थों के कोई मानक तैयार नहीं किए जा सके हैं, अतः इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठाएगी ताकि किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत मिल सके और ग्रामीण युवा आगे आकर जैविक पदार्थों को निर्यात योग्य बना सकें। मांसाहारियों के लिए अब व्यंजनों की लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है, शुकर मांस नगेट्स। पोषण गुणों से भरपूर ये नगेट्स स्वाद और स्वास्थ्य की अनोखी मिसाल होंगे। पेश है ये रिपोर्ट। पशुपालन जहां एक और डेयरी के व्यापक उद्योग से जुड़ा है, वहीं शूकर जैसे पशु के साथ मांसाहार का व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शूकर मांस के प्रयोग से शूकर मांस नगेट्स तैयार किए गए हैं। ये नगेट्स न केवल देखने में आकर्षक है, अपितु इसकी पौष्टिक गुणवत्ता भी उच्च कोटि की आंकी गई है। रिपोर्ट के अनुसार जब इन नगेट्स में 8% स्तर पर किण्वित मांस के टुकड़े शामिल किए गए तो इनकी भंडारण क्षमता 2 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये नगेट्स जल्द मांसाहारियों के बीच लोकप्रियता प्राप्त करेंगे। खाना खाने के नाम पर कुछ भी खा लेना एक बात है, तो संतुलित भोजन करना दूसरी बात। भारतीय किसान द्वारा गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उत्पादन करने का ही परिणाम है कि देश में कुपोषण और भूखमरी में तेजी से गिरावट आई है। प्रस्तुत है संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट। धन धान्य से भरपूर इस देश में लगातार कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि आज किसानों द्वारा पैदा गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न ने देश में कुपोषण और भूखमरी में गिरावट दर्ज की है।
संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण और भूखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या में 9.5% की गिरावट आई है। 2 दशक पहले ये संख्या 21.08 करोड़ थी, जो अब 19.07 करोड़ रह गई है। आशा की जा रही है कि सरकार के प्रयास इस संख्या को और भी कम करने में मददगार होंगे। मौसम में बदलाव यानी महत्वपूर्ण कृषि कार्यों की शुरुआत। तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गांगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में वर्षा गतिविधि में वृद्धि हो सकती है और उसके बाद कमी की संभावना है। शेष पूर्व भारत, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। प्राय द्वीप भारत में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। देश के शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीव्र चक्रवातीय तूफान हुदहुद उत्तर आंध्र प्रदेश तट के आसपास विशाखापट्टनम को पार कर चुका है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में 1 या 2 स्थानों पर तीव्र भारी वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और अब चलते चलते एक नजर डाली जाए कमोडिटी बाजार पर। उत्तर भारत की अधिकांश मंडियों में इन दिनों गुड़ और शक्कर की बड़ी आवक देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर दामों में गिरावट के रूप में सामने आया है। ठीक इसी प्रकार अचानक सरसों और बिनौला तेल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कारण उपभोक्ता की मांग का घट जाना है। पारखियों का मानना है कि दीपावली के आते आते ये मांग फिर बढ़ेगी और दामों में उछाल आएगा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आप लोग अच्छा उत्पादन लेने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई बहन चूक से कहिए या अज्ञानतावश उर्वरकों का असंतुलित मात्रा में उपयोग कर बैठते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होने लगती है और इसके साथ साथ उत्पादन भी घटने लगता है। इसलिए किसान भाई बहनों, मृदा यानी मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानने के लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। किसान भाइयों, मिट्टी जो है वो तो सच कहें तो खेती का आधार है, और लेकिन खेती के और भी आधार है। हवा है, पानी है, बीज है। हम जब से गहन कृषि पद्धति की तरफ गए तब से हमने ये सभी कुछ ना कुछ दूषित कर दिया। हवा भी दूषित हो गई है, पानी भी खराब हो गया है और मिट्टी जो है उसकी भी उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। अब इस मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जाए, कैसे इसका स्वास्थ्य फिर से जो है बढ़िया किया जाए और कैसे इसका सही प्रबंधन किया जाए, आज इस पर चर्चा करेंगे। और हमसे बात करेंगे डॉक्टर BS द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये कि मिट्टी जो है वो तो खेती का आधार है और इस समय देश में करीब 86% छोटे और सीमांत किसान। छोटे और मंझोले किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर मिट्टी उनकी अच्छी नहीं होगी, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो कहाँ से वो उपज ले पाएंगे।
तो उसके क्या तरीके हैं, किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो अच्छा उसका प्रबंधन करें जिससे अच्छी उपज ले सकें? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इस समय हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह मिट्टी के स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है और अब वैज्ञानिक तो पहले से कहते रहे हैं कि मिट्टी के सही प्रबंधन की आवश्यकता है, लेकिन अब हर वर्ग में, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या व्यापारी वर्ग पर हो या किसानों के स्तर पर हो, हर जगह ये स्वीकार किया जाने लगा है कि मिट्टी वास्तव में कमज़ोर हो रही है और मिट्टी का सही प्रबंधन किए बिना आप अच्छी पैदावार लगातार नहीं ले सकते। कुछ दिन के लिए हो सकता है आप अच्छी वैरायटी ले आएँ, अच्छा कुछ ले आएँ, लेकिन लगातार नहीं ले सकते। ये बात सही है कि छोटे और सीमांत किसान जब तक उनके लिए प्रबंधन की सही तकनीक की जानकारी उनको नहीं होगी और उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक आप खाद्यान्न उत्पादन की समस्या को टिकाऊ तरीके से हल नहीं कर सकते और उनके आर्थिक संसाधन, आर्थिक उत्थान भी नहीं कर सकते। उस वक्त भारत में जो भी प्रजातियां हैं अलग अलग फसलों की, उन प्रजातियों की उत्पादन क्षमता जितनी भी है उसका 50 से 60% ही हम ले पा रहे हैं अभी तक, जबकि व्यवहारिक तरीके से सही प्रबंधन द्वारा 80-85% तक लिया जा सकता है। तो एक वैरायटी का अगर उसकी उत्पादन क्षमता, जेनेटिक ईल्ड पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, अगर वो 10 टन है मान लीजिए, तो 10 टन का मतलब हुआ कि 8 से 8.5 टन, 80 से 85% आप ले सकते हो उचित प्रबंधन से। तो बात ये नहीं है कि हमने अधिकतम ले लिया है, बात यह है कि उचित प्रबंधन ना होने की वजह से, मृदा स्वास्थ्य का सही ध्यान न रखने की वजह से, पोषक तत्वों के सही तरीके से इस्तेमाल न करने की वजह से, वो जो हम 50 से 60% की जगह 80-85% ले सकते हैं, तो वो जो 20% का नुकसान है, वैरायटी में पोटेंशियल है लेकिन हम ले नहीं पा रहे, वो नुकसान छोटे किसान को का सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उस चीज़ से, क्योंकि उसकी आमदनी का जरिया वही है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि कई देशों का जो औसत है प्रति एकड़ वो हमारे औसत से बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें गड़बड़ी तो हुई है। अब किसान तो एनपीके तक सीमित है, यूरिया डाल लेता है क्योंकि यूरिया सस्ता, लेकिन उससे गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर सही तरीके से वो प्रबंधन करे तो क्या संभव है कि वो अच्छा उत्पादन ले पाए? बिल्कुल ताकतवर बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य या किसी उस तरीके से किसी भी प्राकृतिक संसाधन का स्वास्थ्य बिगाड़ना भी हमारे हाथ में है, बनाना भी हमारे हाथ में है। जब हमने बिगाड़ा है तो हम बना भी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर इसमें बहुत देर हो जाएगी तो शायद हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जब शायद उसको ठीक ना किया जा सके। अभी समय है जो हर वर्ग पर जितने लोग संबंधित हैं मिट्टी के प्रबंधन से संबंधित, उन्हें जानकारी होनी चाहिए और हम इसको सुधार कर सकते हैं। जो आपने कहा कि मुख्य रूप से यूरिया और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आधारित खेती रह गई, मैं तो बल्कि इसमें थोड़ा और सुधार करना चाहूँगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आधारित ही खेती रहेगी। पोटास का भी इस्तेमाल किसान भाई बहुत कम करते हैं, कभी कभी जानकारी ना होने की वजह से, कभी उपलब्धता ना होने की वजह से, कभी कीमत ज़्यादा होने की वजह से, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं। अब अन्य पोषक तत्वों की भी कमी है मिट्टी में, जैसे गंधक की कमी है, जस्ते की कमी है, बोरॉन की कमी है। ये 3 पोषक तत्व, इनकी कमी व्यापक पैमाने पर पूरे देश में पाई जाती है। लगभग जितने नमूनों की एनालिसिस हुई है अभी तक, उनमें से लगभग आधे नमूनों में जिंक की कमी पाई गई है, 40% के आसपास नमूनों में गंधक की कमी पाई गई है और 1/3 नमूनों में बोरॉन की कमी पाई गई है। तो अब अगर मिट्टी का सही तरीके से परीक्षण हो और उर्वरकों की संस्तुति इस तरह से हो कि जो जो तत्व कम है वो दिए जाएं, तो उत्पादन लागत में कमी आएगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और पोषक तत्वों की दक्षता में वृद्धि होगी। संतुलित उर्वरक प्रबंध करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरत तो इसकी पहले भी थी, लेकिन अब ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उत्पादन, एक तो कीमत बढ़ गई है, दूसरे उपलब्धता उतनी नहीं है, तीसरे मिट्टी इतनी कमजोर हो गई है कि अब आप वो एफोर्ड नहीं कर सकते जो आपने 20 साल पहले किया था कि कुछ भी डालते रहो और पैदावार होती रहेगी। तो इसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा से संबंधित ये बात नहीं है आवश्यक कि कितनी मात्रा दे रहे हैं, आवश्यक ये है कि वो उसकी कमी है कि नहीं, कमी है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। संतुलित पोषण का यही मतलब है, ये मतलब नहीं है कि यूरिया और पोटास और डीएपी डाल दिया तो संतुलित हो गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, किसान को जानकारी उसकी नहीं है, उनको जो बताने वाले हैं कई बार उनको भी जानकारी नहीं है। मिट्टी परीक्षण का इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो गया है, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में इतनी अच्छी मिट्टी परीक्षण सेवाएं हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता
उनकी क्रेडिबिलिटी किसानों में उतनी ज़्यादा नहीं है, उसको भी सही करने की लेकिन आवश्यकता है। सब एक बात यह है कि हमें कहा जाता है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, उष्णकटिबंधीय देश है, गर्म देश है, तो बहुत से पोषक तत्व मिट्टी में से वैसे ही उड़ जाते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जो पोषक तत्व आपके खेत में हैं उन्हें खेत में ही रखा जाए, तो क्या ये जो मल्चिंग वगैरह विधि है ये किसानों की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने में कुछ कारगर है? बहुत बहुत व्यावहारिक प्रश्न आपका है, और इस विषय में जानकारी किसानों को या जो एक्सटेंशन एजेंसीज हैं उनको बहुत सही जानकारी होने की आवश्यकता है। कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो जलवायु स्थिति है हमारे देश की, यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन, जो जैव कार्बन होता है मिट्टी में, वो बड़ी मात्रा में ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, हवा में चला जाता है, नाइट्रोजन भी बहुत सारा उड़ जाता है उसके साथ। और इसलिए अगर आप बड़ी मात्रा में जैविक खादों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो भी मिट्टी में जैविक कार्बन भारतीय मिट्टी में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, ऐसा जो रिसर्च का अनुभव है। लेकिन जैविक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, भौतिक गुणों में सुधार आता है, और जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो क्रियाशीलता है और उनकी दक्षता में वृद्धि होती है। तो उस तरह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, और जो उर्वरकों द्वारा पोषक तत्व दिए जाते हैं उनका मिट्टी में रिटेंशन, यानी ज़्यादा देर तक रुकते हैं, पौधे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका देखिए, जो एक शब्द में अगर कहें वो ये है कि अगर हम जो भी जैविक संसाधन हैं उनका और रासायनिक खादों का अगर मिला जुला इस्तेमाल करें तो आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा सकते हैं और लागत, प्रति इकाई लागत से अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। ये रिसर्च से बहुत एक तरह से हम कहेंगे ना, निर्णयात्मक तरीके से प्रूव हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, हरित क्रांति के साथ जो है देश में उत्पादन बढ़ा, पर साथ साथ रासायनिक खादें भी आए, और लोगों के मन में कई इसको लेकर शंका है कि रासायनिक खाद जो है वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। तो क्या सही है, क्या रासायनिक खाद का उपयोग जो है मिट्टी को वाकई में कमज़ोर बना रहा है? देखिए, इस बात की चर्चा इधर काफ़ी सालों से बार बार होती है कि रासायनिक खादों से बड़ा नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिक जितने अनुसंधान हुए हैं इस देश में या किसी भी देश में, कहीं से भी कभी प्रूव नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ किसी अनुसंधान के प्रयोगों से, किसानों के खेतों पर किए गए कामों से या स्टेशन पर किए गए कामों से, कि उर्वरकों से मृदा स्वास्थ्य को कोई नुकसान होता है। ऐसा कभी साबित नहीं हुआ। बेतरतीब इस्तेमाल से नुकसान होता है। अब बेतरतीब इस्तेमाल का मतलब है कि जैसा अभी आप कह रहे थे कि बिना इस बात की जानकारी हुए कि मिट्टी को क्या आवश्यकता है, अगर आप यूरिया और डीएपी या फॉर दैट मैटर कोई भी उर्वरक डंप करते जाएंगे तो उसका नुकसान अवश्यंभावी है। और वो बात उर्वरक के साथ नहीं है, किसी भी चीज़ के साथ है। आप जो कहते हैं ना, अतिका भला न बरसना, अति की भली न धूप बल, कि अति सर्वत्र वर्जय। अगर जब उर्वरक सस्ते हैं तो अच्छी वैरायटी आ गई, सिंचाई का साधन हो गया, तो हमने सोचा यूरिया भर दो तो सब ठीक हो जाएगा, तो उससे नहीं ठीक होगा। उसके नुकसान कई हैं कि भाई आप नाइट्रोजन का लॉस होगा, लीचिंग से ग्राउंड वाटर में जाएगा, सिंचाई जल प्रदूषित होगा, पेयजल प्रदूषित होगा, जो हमारा सरफेस वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उनमें प्रदूषण होगा। तो उसके तो कई नुकसान हैं, लेकिन वो है किस लिए? यूरिया की वजह से नहीं है, वो यूरिया के गलत इस्तेमाल की वजह से। ये बहुत आवश्यक है। देखिए, पौधे को पोषक तत्व चाहिए, कुल 17 पोषक तत्व आवश्यक है। 17 में से 3 मिट्टी जो जल और हवा से आते हैं, बाकी 14 पोषक तत्व आपको देने हैं, वो चाहे मिट्टी से आए चाहे आप उर्वरक से डालें। अब वो पोषक तत्व कहाँ से आते हैं, पौधे को इससे मतलब नहीं है। वो आयन फॉर्म मिलेगा, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट मिलेगा। अब नाइट्रेट यूरिया से आया, यूरिया है वो भी नाइट्रेट में ही कन्वर्ट होना है, वर्मी कंपोस्ट डाला है वो भी नाइट्रेट में कन्वर्ट होना है, और आपने हरी खाद दिया वो भी नाइट्रेट में कन्वर्ट होना है, तभी तो पौधा लेगा। कहाँ से कन्वर्ट हुआ उससे पौधे को मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर सही इस्तेमाल हो, संतुलित मात्रा में इस्तेमाल हो, तो मेरी समझ से ये विचार ही बिल्कुल गलत है कि उर्वरक से मिट्टी खराब हुई है। और अगर रासायनिक उर्वरकों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी आ जा रही है ये नहीं होती। उदाहरण के लिए 70 के दशक में 120 60 30 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो P2O5 फास्फोरस और 30 किलो पोटास, यानी 4-2-1 के अनुपात में ये हुआ कि भाई ये डालो अगर तो
सही रहेगा। हालांकि वो कोई बहुत वैज्ञानिक अनुशंसा नहीं थी, लेकिन मुख्य रूप से धान और गेहूं आधारित खेती हरित क्रांति ही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई 60 अगर वो इस्तेमाल हुआ होता तो शायद ये समस्या नहीं आती, लेकिन वो इस्तेमाल हुआ नहीं। पहले फास्फोरस ही इस्तेमाल नहीं होता था, खाली यूरिया होता है। फिर फास्फोरस की कमी आने लगी तो फास्फोरस होने लगा, फिर पोटास की कमी आने लगी तो पोटास की बात अब चर्चा होने लगी। तो जब हमने असंतुलन शुरू से बनाए रखा, उससे मिट्टी की समस्याएं हुई, ना कि इस वजह से हुई। जी डॉक्टर साहब, एक ये बात है कि जितने भी खरपतवार होते हैं उसका नियंत्रण करना, उनका खात्मा नहीं करना, तो उन्हें भी दबा दीजिए तो वो भी पोषक तत्व मिलेंगे। तो क्या इस तरीके के उपाय भी मृदा प्रबंधन जो है उसमें शामिल है? जब हम संतुलित पोषण की बात करते हैं तो सिर्फ उर्वरक आधारित खेती अगर की बात करेंगे तो वो छोटे और सीमांत किसान के लिए कभी भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि उर्वरकों की कीमत इतनी ज़्यादा है। तो अब जब संतुलित पोषण का मतलब यह है कि उर्वरकों का तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन जो भी किसान के पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल भी खेती में करना है। उनकी पोषक तत्वीय जो महत्ता है उसको खेती के लिए इस्तेमाल करना है। अब किसान के पास क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव यूजेस हैं। जैसे आप कहें कि गोबर खाद डालो, अब गोबर का इस्तेमाल उसको बेचारे को खाना बनाने के लिए भी करना है। अब को तो जब तक उसकी खाने की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक वो गोबर खेत में नहीं डाल सकता। तो कॉम्पिटिटिव यूजेस का पूरा करने के बाद जो फसल अवशेष हैं या गोबर है या खरपतवार है या बहुत सारे इस तरह के आसपास कूड़ा करकट ऐसा होता है जो आप खाद बनाकर या डायरेक्ट उसका इस्तेमाल खेत में कर सकते हैं पोषक तत्वों की भरपाई करने के लिए। पूरी मात्रा में वो नहीं फसल की आवश्यकता को पूरा कर सकते, लेकिन फसल की आवश्यकता का अगर हम 30% भी इससे देते हैं तो उर्वरक लागत में उतनी कमी आ गई। जो आपने कहा कि हरी खाद, ये जैसे हम दबा सकते हैं पौधों को नीचे, ये एक बहुत अच्छी बहुत उपयोगी विधि है। हरी खाद के बारे में बहुत लिखा जा चुका है और किसान भाई खूब जानते हैं इस विषय में, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ और हरी खाद हम उगा सकते हैं, वहाँ हरी खाद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हरी खाद का नाइट्रोजन उतना ही उपयोगी है जितना कि यूरिया का नाइट्रोजन उपयोगी है। इस पर बहुत काम हो चुका है कि जैसे गोबर की खाद में जितना या कंपोस्ट में या वर्मी कंपोस्ट में जितना नाइट्रोजन है पहली फसल में उसका 20 से 25% ही पहली फसल को मिलता है, लेकिन हरी खाद में जितना नाइट्रोजन है वो पूरे का पूरा मिलता है फसल को, जैसे यूरिया का पूरा मिलता है। अच्छा, तो हरी खाद उतनी ही उपयोगी है जितनी यूरिया उपयोगी है। ठीक है। अच्छा, हरी खाद में दिक्कत क्या हो रही है, कई बार किसान को लगता है कि भाई 60-70 दिन क्रॉप ग्रो करो, उसमें पानी लगाओ, बीज भी लगाओ और उसके बदले आपने पौधे को पलट दिया खेत में, तो कई बार उसको लगता है तत्काल लाभ नहीं मिलता उससे। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आजकल मूंग की कम लागत वाली जातियां, कम ड्यूरेशन की जातियां आ गई, 60-65 दिन में पकने वाली जातियां आ गई। उनकी फलियां भी एक साथ पकती हैं, 80% फलियां एक साथ पकती हैं। पहले होता था कि कई बार तुड़ाई करनी पड़ती थी। तो ऐसी मूंग की वैरायटी जहां सिंचाई के साधन है, बुआई की लागत, सिंचाई सारी मूंग के दाने से निकल आती है जो आप करते हैं, और जो पौधे बच गए उस पौधे को खेत में पलट दीजिए, हरी खाद का काम दे जाएगा। तो दाल भी मिल गई, उससे उत्पादन लागत भी निकल आई और हरी खाद का भी खेत में नाइट्रोजन का भी इंतजाम। हाँ, तो इस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब मिट्टी की जांच की बात होती है तो ऐसा कोई उपकरण जो किसानों के पास पहुंचे और सब कुछ बता दे, ऐसा आपके संस्थान ने एक विकसित किया है जिसमें मिट्टी की जांच भी हो जाती है और ये सिफारिश भी हो जाती है कि क्या क्या पोषक तत्व डालने हैं। तो क्या ये जो उपकरण है ये किसानों के पास आसानी से उपलब्ध है और क्या इससे किसान भाइयों को ये मदद हो सकती है पूरी तरह अगर देखें कि क्या क्या पोषक तत्वों की कमी है और क्या क्या डालना है? पूसा संस्थान ने एक मशीन बनाई है, इसको हम कहते हैं पूसा सॉइल टेस्ट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर या पूसा STFR मीटर। ये पोषक तत्वों की एनालिसिस भी करता है और उर्वरक संस्तुति भी करता है। अभी तो ये pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, फास्फोरस और पोटेशियम करता है और उर्वरक संस्तुति भी देता है NPK के लिए। जल्दी ही हम इसमें जिंक भी डालने वाले हैं, जिंक आ जाएगा इसमें 1 महीना 1.5 महीने बाद, और ये उपलब्ध है सभी किसानों को। पूसा संस्थान ने इसको 5 कंपनियों को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस किया हुआ है। 5 में से 1 ने बनाना भी शुरू कर दिया है और शायद 1-2 कंपनियां और एक आध महीने में लेके आ रही हैं उसको, और उसको किसान खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल किसान के लिए वो उतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो फिर बाद में क्या करेगा उसका। लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर या जो इनपुट डीलर्स हैं, जैसे फर्टिलाइजर के सेल पॉइंट्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, और ग्राम पंचायत लेवल पर एक कोई जो गांव का नवयुवक है, 12वीं पास है,
वो अपना उसका 2 दिन का ट्रेनिंग भी दी जाती है साथ में, वो करके वहाँ मिट्टी परीक्षण भी कर सकता है, किसान को संस्तुति वहीं को वहीं दे सकता है और 2 पैसे की अपना आमदनी में कमा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इन सब बातों को समझेंगे और पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। तो किसान भाइयों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।